हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है और ये ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। आप ही लोग के कारण पूरे भारत में ये चैनल बढ़ेगा। हेलो डियर, सलाम, आदाब, नमस्कार। ना करें अपना इधर उधर समय बेकार, क्योंकि आ गया है अब बीबीए एजुकेशन और फोर डालना है अपना एग्जामिनेशन। तो इसी हौसलों के साथ शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य, जो मुगल शब्द है, ये मंगोल के लिए फारसी शब्द है। मुगल शब्द जो है मंगोल के लिए फारसी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। चलिए, ये तो सभी जानते हैं, या नहीं भी जान रहे होंगे तो आज जानेंगे। एक एक का चिट्ठा चिट्ठा खोलेंगे और देखिए, हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक का बात करें तो कौन किए थे? 1526 में बाबर ने किया था। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। और 1526 में ही क्या हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने दो अहम काम किए थे। वो काम कौन से थे? तो काबली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। काबली बाग मस्जिद का निर्माण करवाए थे और ये युद्ध में तोप का सहायता लिए थे। इससे पहले तोप का सहायता नहीं होता था, तो तोप का सहायता लेने वाले वो कौन थे? बाबर थे। और बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। तो बाबर के बारे में जानते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं। तो जो बाबर थे वो सुन्नी थे, सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश के साथ ही पादशाही की स्थापना की थी। पादशाही पादशाही की स्थापना किए थे, जिसके तहत शासक को पादशाह कहा जाता था। जब से बादशाह का उपाधि आने लगा। चलिए, बाबर का जन्म का बात करें तो 1483 में हुआ था और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ये फरगना में मध्य एशिया, फरगना कहाँ पड़ता है? तो मध्य एशिया का ये भाग है। मध्य एशिया का भाग फरगना के ये शासक थे। उमर शेख मिर्जा जो थे वो फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठ गया। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठ जाता है। दोस्तों, देखने का बात यह है कि बाबर 11 वर्ष में पिता की मृत्यु के बाद बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह से पहले सुल्तान हुआ करते थे। तो बादशाह 11 वर्ष में बन गया था। कौन? बाबर। दोस्तों, कहा जाता है बच्चे समाज में निखर जाता है या बिखर जाता है, तो वो आपके हाथों में है। आप निखरना चाहते हैं या बिखरना चाहते हैं। चलिए, और देखते हैं। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तो तैमूर शासक में सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो वो है बाबर। बाबर के 4 पुत्र होते। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान और अस्करी तथा हिंदाल। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। बाबर ने भारत पर अगर आक्रमण की बात की जाए तो कितने बार किए थे आक्रमण? 5 बार आक्रमण किए थे। बाबर का भारत के विरुद्ध इस अभियान किया गया था। प्रथम अटैक का देखेंगे तो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये है प्रथम अटैक, यहाँ पे गौर से ध्यान देने वाली बात है। बाबर ने प्रथम युद्ध अटैक का बात करें तो 1519 में किया था, लेकिन आप लोग याद कर लेते हैं कि 1526 में किया था। यहाँ पे याद रखिएगा, बाबर द्वारा प्रथम अटैक किया गया है 1519 में। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किए थे। तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किए थे
और यूसुफजाई जाति वर्तमान में बात करेंगे ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। यूसुफजाई जाति लोग कहाँ रहते हैं अभी, पाकिस्तान में। और जो फुटबॉल बनाया करते थे, क्या बनाया करते थे, फुटबॉल। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना पाकिस्तान का फुटबॉल में नंबर आता है और न ही भारत का। भारत का भी फुटबॉल में नंबर नहीं आ पाता है। अपने भारत में मैक्सिमम बच्चे क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप का प्रयोग किया था। देखिए तुगलमा नीति क्या होता है, गौर से ध्यान दीजिएगा। तुगलमा नीति ऐसा नीति होता है जिसमें दुश्मनों को चारों तरफ से घेर कर मारा जाता है। तो वो नीति कौन अपनाया था, बाबर ने अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट देखते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के दो निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफा, उस्ताद अली और मुस्तफा कौन थे, तो बाबर के दो अहम निशानेबाज थे। ये लड़ाने के लिए अपने साथ में निशानेबाज को भी रखते थे। चलिए अब देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर ने दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर अपने जिंदगी में कभी हार नहीं माना था। तो बाबर ने 4 अहम युद्ध लड़े थे और वो युद्ध सब में विजय कौन होता है, बाबर होता है। देखिए पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। किससे होता है, तो ये इब्राहिम लोदी से होता है। किससे होता है, इब्राहिम लोदी से। विजय का बात करें तो बाबर विजय हो जाता है। चलिए पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है और लोदी वंश का समाप्त कर देता है। लोदी वंश को समाप्त करके क्या लाता है, मुगल साम्राज्य का नींव डाल देता है। लोदी का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ, ये पानीपत में। मुगल का सॉरी क्या बोलते हैं, इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाए तो कहाँ है, पानीपत में है। और पानीपत में जैसे बोले तो हम लोग को एक वहां पे पानीपत का युद्ध भी याद रखना होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। राणा सांगा जो कि बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे और इसके पास एक आंख एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत ही दिलचस्पी से लड़ा करते थे युद्ध। कहा जाता है कि राणा सांगा को जहर पिला दिया था। धोखे से क्या पिला दिया था, जहर पिला करके बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को होता है और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हरा देता है, मेदिनी राय को पराजित कर देता है और बाबर इस युद्ध में भी विजय हो जाता है। अगला देखेंगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को होता है और अफगान एवं बाबर के बीच, अफगान एवं बाबर के बीच। अफगान का देखते हैं कौन थे, दौलत खां और लोदी व आसफ खां लोदी के साथ होता है। चलिए घाघरा का युद्ध के बारे में बोला जाता है, एकमात्र एक ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे हुआ था। जल मतलब पानी में भी, थल मतलब पृथ्वी पे भी। घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें जल और थल दोनों जगह हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हो जाता है बाबर का। बाबर का मृत्यु अगर पूछे तो कब होता है, 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में मृत्यु हो जाता है। लेकिन बाबर का एक सपना होता है, वह मन में सोचे हुआ रहता है, अपने पुत्रों से कह कर गया होता है कि जब मैं मरूं तो मेरा कब्र जो है आगरा में न दफना कर इसको कहाँ दफनाया जाए, तो इसको आराम बाग से काबुल, कहाँ दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए। तो देखिए सबको आगरा के आराम बाग से काबुल ले गया गया, सबको आगरा से काबुल ले गया गया। तो देखिए दोस्तों इसका जो अंतिम संस्कार है वो 2 बार हुआ था। इनके कब्र कितने थे, 2। एक ऐसे शख्स बाबर जिनका कब्र कितना था, 2 था। चलिए बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, इसका जो मातृभाषा होता है मदर टंग वो तुर्की थी। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं जो सबसे छोटा बेटा था और जो कब्र को आगरा से काबुल ले गया, वो कौन ले गया था, हुमायूं, हुमायूं ले गया था। तो देखिए दोस्तों आजकल के
जो बेटा होते हैं वो इनसे हुमायूं से सीख लेना चाहिए कि हुमायूं अपने पिता के मृत्यु के बाद भी अपने पिता का बात माने, जबकि उनके पिता धरती पे नहीं थे, फिर भी अपने वालिद का बात मानकर उनको कहाँ से आराम बाग से काबुल में दफनाए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट है जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तुगलुमा प्रणाली क्या था? दुश्मन को घेर कर मारना तुगलुमा प्रणाली कहा जाता है। और तुगलुमा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इसका जन्मदाता बाबर है। बाबर पुस्तक लिखता है खुद, उसका नाम होता है बाबरनामा, या इसको तुजुके बाबरी भी कहते हैं। ये खुद लिखा हुआ पुस्तक है। इस पुस्तक में ये लिखते हैं कि भारत का कोई शक्तिशाली राजा है तो वो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय के बारे में बोलते हैं कि भारत का कोई शक्तिशाली राजा है तो वो भारत में कौन है? कृष्णदेव राय है। बाबर गाजी, बाबर गाजी, गाजी उसको बोलते हैं कि जो कभी हारा न हो। तो देखिए दोस्तों, इसलिए कहते हैं बाबर के पिता की मृत्यु जब बाबर 11 वर्ष के थे जब ही हो गया था। तो हमारे समाज में अभी भी जो बच्चे के पिता उनके बच्चे के कम उम्र में ही गुजर जाते हैं, तो या तो बच्चा बिखर जाता है, नहीं तो निखर जाता है। इसी के साथ ही इस एपिसोड का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो हुमायूं के बारे में।